Okay, Ji. So this would be my last. Uh, this would be my last class. So yeah, for this session. ओके, सो दिस वुड बी माय लास्ट क्लास फॉर दिस सेशन। आप लोगों ने जितनी तैयारी करनी थी अब आपने खुद करनी है। सही है, 5 तारीख को आपका पेपर है। टुडे इज व्हाट, सेकंड है या थर्ड है? आज है थर्ड। सो यू जस्ट हैव 2 more days। ज्यादा से ज्यादा पास पेपर प्रैक्टिस करें एंड मेक श्योर यू एस इट। प्रैक्टिस के बगैर भाई कुछ भी नहीं हो सकता। आप आखिरी दिन एक पेपर करके चले जाओ और बोलो कि भाई हम A स्टार ले लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट द पेपर। आपके सामने है, अच्छा मई जून है। शिट, मैं दूसरा पेपर लोड कर लेता हूँ। भंड हो गया। ट्रैश, डिलीट। विंटर का पेपर 1 2। चलो। अक्टूबर नवंबर का पेपर हमारे पास आ गया। 45 मिनट का है। आप लोग को पता है सिर्फ 45 मिनट के लिए आपको ख्वार किया जाएगा रमजान से एक दिन, सॉरी, ईद से एक दिन पहले। अफसोस होता है आप लोग के लिए, लेकिन क्या करें। आगे बढ़ते हैं। Which economic question is least likely to rise as a result of scarcity? अब ये देखें, लीस्ट लाइकली का मतलब क्या होता है? लीस्ट लाइकली का मतलब आप यूं समझ लो कि नहीं। सही है। विच क्वेश्चन इज नॉट लाइकली टू राइज ड्यू टू स्कार्सिटी? आप ये ऑप्शंस देखें। फॉर whom will be produced, how will be produced, what will be produced, when will be produced? अगर इन तीनों को, चारों को देखा जाए तो चारों में एक चीज बड़ी कॉमन है। वो क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये बेसिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के क्वेश्चंस होते हैं। तो डी जो हमारे पास है, दैट इज द आंसर, क्योंकि ये कोई रिसोर्स एलोकेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है भाई? डेफिनेशन में बता देता हूं। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। सो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, अगर किसी बच्चे को सिर्फ इतना भी याद है तो आप बाकी ऑप्शंस देखें, ए बी और सी। आप लोगों को ए बी और सी में तो कोई ऐसी डेफिनेशन दिख ही नहीं रही है। देयरफॉर डी इज सपोजिडली द राइट आंसर। सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। द डायग्राम शोज अ पीपीसी फॉर एन इकोनॉमी दैट प्रोड्यूसेस टू गुड्स एक्स एंड वाई। तो गुड वाई, गुड एक्स। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि ये ए, बी और ये जो सी है, ए बी और सी को हम प्यार से क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं प्यार से? हम बोलेंगे इसको फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे भाई? फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये पीपीसी पर पॉइंट्स है। सही है। ओके, नाउ आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच पॉइंट शोज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ एक्स? ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अच्छा बेसिकली हम इसको A2 में पढ़ते हैं, सॉरी एएस में पढ़ते हैं, कि जब भी आपके पास पीपीसी का शेप इस तरीके का हो, इसको हम क्या बोलते थे? पुलिस वाले का पेट। सही है। तो आप अगर इसका शेप देखें तो पुलिस वाले का पेट जैसा है।
अब इस कॉन्सेप्ट में यानी ये जो कर्व का जो ये शेप है ये इस तरीके से क्यों है, ये एक्सप्लोर करता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। सही है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज वी मूव डाउन, सही है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सही है। तो जैसे जैसे आप कर्व के नीचे मूव करोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी इंक्रीजिंग। देयरफॉर अगर एक्स की हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चाहिए मुझे, तो आई नीड टू बी नीचे, सबसे नीचे, और सबसे नीचे वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ए नहीं, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, बी बीच में, सी सबसे नीचे, देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को रीफ्रेस करता हूं। अगर क्वेश्चन आपको बोलता कि भाई विच पॉइंट शोज द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड, वाई, सही है, तो इसका आंसर क्या होता, जो पॉइंट वाई के सबसे करीब होगा वो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देगा, और इस केस में ए आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इज ऑन गुड एक्स, देयरफॉर द आंसर इज सी। सही है। तो अगर इस पे कोई इशू हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अ पीरियड ऑफ बैड, सॉरी एक मिनट, A period of bad weather leads to a failure of rice crop. तो मौसम खराब हो गया, चावल की फसल सही नहीं होगी। What is the effect on the market for rice? अगर चावल उगा नहीं है तो ये सप्लाई को क्या कर देगा भाई, कम कर देगा। So let's make a graph and let's see what the answer would be. Always remember to make graphs. सही है, आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है उससे। ये हो गया भाई मेरा डिमांड, ये हो गया भाई मेरा सप्लाई, और मैं अब क्या कर देता हूं, सप्लाई को इनवर्ट शिफ्ट कर देता हूं। ये हो गया S1। जब सप्लाई कम हो जाएगी, सही है, सप्लाई कम हो जाएगी, सो देयर विल बी अ शॉर्टेज। सही है। आप लोग को याद है जब मैं आपको ग्राफ की एक्सप्लेनेशन करवा रहा था तो मैं आपको यही बोलता था कि सप्लाई शिफ्ट भी इनवर्ट्स, दिस विल क्रिएट अ डिसइक्विलिब्रियम शॉर्टेज। सर शॉर्टेज का पता कैसे चलेगा, प्राइसेस को आप देखेंगे, प्राइस अगर बढ़ रही है दिस इंडिकेट्स के भाई मार्केट में क्या है भाई, शॉर्टेज क्रिएट हो गई है। देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। सही है, ग्राफ बनाए जहां जहां पॉसिबल है एंड मेक योर लाइफ इजी। क्वेश्चन नंबर 5। The diagram shows a change in demand for coffee. चेंज इन डिमांड का मतलब शिफ्ट है, और शिफ्ट होके कॉफी कहाँ शिफ्ट हुई है भाई, आउटवर्ड शिफ्ट हो गई है, डिमांड बढ़ गई है। व्हाट वुड कॉज द डिमांड फॉर कॉफी टू चेंज फ्रॉम D1 टू D2? आप लोग मुझे चैट पे जवाब दें, आप लोग को आंसर क्या लगता है, ए, बी, सी या डी? A good coffee harvest, rise in the price of substitutes, rise in the wage of coffee workers, successful advertisement campaign for tea. चले भाई, चैट पे जवाब जल्दी, फटाफट। जबरदस्त। चलें जी, आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही आए हैं। सही है, बिल्कुल सही है, विच इज बी। अब ये देखें, अ गुड हार्वेस्ट ये सप्लाई को बढ़ा देगा। सही है। नंबर 2, राइज इन द वेज ऑफ कॉफी वर्कर्स ये सप्लाई को कम कर देगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई है। सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट फॉर टी, तो ये तो डिमांड फॉर टी बढ़ जाएगी। सही है। सब्सटीट्यूट्स की प्राइसेस अगर बढ़ती हैं, सही है, तो हमारी कॉफी सस्ती लगेगी, हमारी कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। सो दिस इज सपोजिटली द राइट आंसर। 7, the table shows the supply for a product at different prices। सही है, सप्लाई बताई हुई है, प्राइस बताई हुई है।
If the price changes from 12 to 14, what will be the change in supply? Okay, so द सप्लाई प्राइस हो रही है तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगी, और हमें पता है क्योंकि अगर प्राइस बढ़ी है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सो इट विल बी एन एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन बाय 40 यूनिट्स, एंड देयर विल बी अ मूवमेंट अप along the demand curve, and there won't be a shift, therefore C is the right answer. आगे भी बात समझ में? इसकी में सेकंड। अच्छा जी, ये वाला एमसीक्यू बच्चों को नहीं आया समझ में, ये वाला सही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला थर्ड वाला, ये मैं क्लास के एंड में बाद में समझा दूंगा आप लोगों को, सही है, तो डोंट वरी। क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं, सही है। क्वेश्चन 7, which changes would move the equilibrium diagram from point X to point Z? अच्छा, इक्विलिब्रियम जेड पे आ रहा है, तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब क्या है कि भाई हो सकता है भाई मेरी डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हो जाए, D1, और फिर मेरी सप्लाई इनवर्ट शिफ्ट हो जाए। दिस इज द ओनली वे आई कैन गेट एन इक्विलिब्रियम ऑन जेड, सही है। तो डिमांड को बढ़ना पड़ेगा और सप्लाई को कम करना पड़ेगा, तभी जेड पे मेरा इक्विलिब्रियम है, सही है। देयर विल बी अ इंक्रीज इन डिमांड and there will be a decrease in supply. Therefore, C is the right answer. Moving on, when the price of shirt rises from $8 to $10, the demand for shirt falls from 1,000 to 500. What is the value of price elasticity of demand for shirts? सही है। अब इसमें कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सही है। तो डिमांड कितने से चेंज हुई है? 1000 से 500, तो न्यू माइनस ओल्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 500 माइनस 1000 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या? 50% नेगेटिव। प्राइस हमारे पास न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, 10 माइनस 8 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100, विच इज इक्वल टू व्हाट? 20%। तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.5, विच इज ग्रेटर देन 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ऑब्वियसली माइनस में पीईडी का आंसर हमेशा हमेशा किस में आता है भाई? माइनस में आता है, सही है। तो ये आपने दिमाग में रखना है। Question number 9. The government intends to build a new international airport in an area of outstanding natural beauty. तो हम एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा खूबसूरती पाई जाती है। What would be an external cost of this decision? सही है। अब एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगा? आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है उससे टूरिज्म कम हो जाएगा, लेकिन लेट्स लुक एट द ऑप्शन। द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल, नहीं ये तो नहीं हो सकता। जवाब आ गया है मेरे पास। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट लॉस्ट बाय दोज अनएबल टू यूज द कंट्री साइड। ओके, ओके, दिस इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट, क्योंकि इंजॉयमेंट लॉस्ट, उप्स, मैं एम्प्लॉयमेंट क्यों पढ़ रहा था? इंजॉयमेंट लॉस्ट, सही है। तो ये जो बंदा नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकता था वो अब नहीं कर सकता, देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। सही है, बिल्कुल सही है, सही। आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू पे। आप लोग बहुत चीते हो चुके हो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, विच इज गुड। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है? अच्छा, मैं एक और रूल आपको बता दूं। इन्फ्लेशन इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडी इन
मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले तो ये होता था कि वो माइक्रो में मैक्रो के आंसर एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, वो माइक्रो में मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स या आंसर्स वो कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है माइक्रो में जिसका आंसर मैक्रो से रिलेटेड होता है। अब देखिए, सेंट्रल बैंक का रोल होता है इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को चेंज करना, और इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई आर टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक होता है इन्फ्लेशन से, का ताल्लुक होता है आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ से, सबसे होता है। सो सेंट्रल बैंक विल अटेम्प्ट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, ये सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है। क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंक इशू करता है, लोन्स कमर्शियल बैंक देता है, सेविंग्स कमर्शियल बैंक, सही। देयरफॉर ए बी सी, सॉरी बी सी डी आंसर नहीं हो सकते, सही है। चैट डिसेबल्ड है, ओके लेट मी लुक एट, ओके जस्ट गिव मी ओके, अब मैंने चैट इनेबल कर दिया। आगे, हाउ वुड द चेंज इन डिमांड फॉर लेबर अफेक्ट द लेबर मार्केट इन एन ऑक्यूपेशन? अगर चेंज इन डिमांड है, सही है, चेंज इन डिमांड मतलब शिफ्ट इन डिमांड ऑफ लेबर, अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो वेजेस डिक्रीज होगी, तो ए आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, डिमांड डिक्रीज होगी, वेज इंक्रीज होगी, ये गलत है, आप शिफ्ट करके देख लो, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली अगर डिमांड बढ़ेगी तो वेज भी बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी, देखो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब अगर आपको ये आखिरी वाला समझ में ना भी आए, तो आप सिर्फ ए और डी के बेसिस पे जज कर सकते हो अपने आंसर को। डी क्या बोल रहा है? डिमांड इंक्रीज होगी, वेज इंक्रीज होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। और क्वांटिटी सप्लाइड को क्या होगा? एक्सटेंड। यस, दिस इज द राइट आंसर, डी होगा आपके पास सही आंसर। सर डी कैसे होगा? मैं ग्राफ बना के देख लेता हूं, अगर ग्राफ में डी बन रहा है तो फिर मेरा आंसर सही है। ये देखें, या मैं ए बना के देख लेता हूं, आइदर वे। डॉलर क्वांटिटी, डिमांड सप्लाई, ये हो गई भाई मेरी वेजेस, ये हो गई मेरी क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पे डिमांड को क्या कर देता हूं, सही है, डिमांड को मैं डिक्रीज कर देता हूं, ये मैंने डिक्रीज कर दिया, ये बन गया भाई D1। तो इक्विलिब्रियम वेज डिक्रीज तो हुई, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंड नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, आप देखें कम हो गई क्वांटिटी, देयरफॉर दिस इज इनकरेक्ट। अहमद, थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12। फास्ट फूड मल्टीनेशनल थॉट बॉट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट केएफसी ने फूड पांडा को खरीद लिया इन ऑर्डर टू अलाउ मल्टीनेशनल कंज्यूमर्स टू डाउनलोड मेन्यूज एंड मेक एडवांस पेमेंट्स। ओके, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस मर्जर? क्या हम कस्टमर के करीब हो रहे हैं? यस, हम कस्टमर के करीब हो रहे हैं, तो ये वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा, सही है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल, सही है, ये अपन पढ़ाते हुए दे सकते हैं बच्चों को। एवरेज टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, सही है, ये एटीसी है। व्हाट वुड कॉज अ शिफ्ट फ्रॉम एटीसी वन टू एटीसी टू? टोटल कॉस्ट कम हो गई है, जब ये शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट ही कम हो गई है। तो टोटल कॉस्ट क्यों कम हो गई होगी? हो सकता है फिक्स कॉस्ट कम हो गई, हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शन। देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तीन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई चाहते हुए या ना चाहते हुए आंसर यही है, सही है। अब अब अब
सर आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? सही। भाई जब भी तीन सिमिलर ऑप्शंस आ जाए, यानी सेम टर्मिनोलॉजी इंक्लूड हुई हो, वही आंसर होगा भाई, वही आंसर होगा, एंड ऑफ स्टोरी। सही। अब यहां पे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? इंटरनल मतलब फर्म का साइज बड़ा हो रहा है। तो जब फर्म का साइज बड़ा होगा, तो मैंने आप लोगों को क्या बढ़ाया है? जब फर्म का साइज बड़ा होता है, तो ये आ गया आपके पास एटीसी, और आपकी इकोनॉमी ऑफ स्केल यूं दिखाई जाती है। तो मैनेजरियल और टेक्निकल आंसर नहीं हो सकती। सही है, क्योंकि ये मूवमेंट में आएगी, क्योंकि ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, ये गौर से देखिएगा। आपके पास लेबर सस्ता आ गया। अब जब लेबर सस्ता आ गया, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो गई भाई? कम हो गई। सही है। तो आपका जो है, इट्स गोइंग टू शिफ्ट लाइक दिस, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। सही है। तो दैट इज व्हाई बी इज सपोजिडली द राइट आंसर। सही है, बी इज द राइट आंसर। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इनकरेज एक्सपेंसिव कैपिटल, सॉरी, encourage capital intensive production methods in a low income economy? लो इनकम इकोनॉमी बोले तो पाकिस्तान, गरीब मुल्क। वहां पे मशीनों में प्रोडक्शन हो रही है, यानी मशीन को हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? एक्सपेंसिव है कैपिटल इक्विपमेंट, तो कभी नहीं करेंगे भाई। ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन एड्स एंड प्रोग्राम, दिस लुक्स टू बी अ राइट आंसर। सही है, कि भाई दुनिया वाले बोल रहे हो गरीबो, ये ले लो हमसे थोड़े पैसे। सही है, थोड़े पैसे लेके मशीनें लगा लो। सप्लाईज ऑफ लोकल लो कॉस्ट लेबर, लोकल लो कॉस्ट लेबर सस्ता है, तो भाई मशीन पे कौन जाएगा? कोई भी नहीं। शॉर्टेज ऑफ हाईली ट्रेन्ड सुपरवाइजर्स। हाँ, अगर सुपरवाइजर्स शॉर्ट हो चुके हैं, सही है, अगर सुपरवाइजर शॉर्ट हो चुके हैं, तो भाई मशीन सुपरवाइजर का काम करती है नहीं करती है? मशीन तो प्रोडक्शन करती है, सुपरवाइजर का काम थोड़ी करती है। तो इसका ताल्लुक नहीं है हमारी मशीन इंस्टॉलेशन से। देयरफॉर डी विल नॉट बी द आंसर, बी इज द राइट आंसर। सही। आगे बढ़े। 15, the firm's average revenue is 20, it sells 100 units. सही है। What is the firm's total revenue and the price of the product? एवरेज रेवेन्यू। अब आप देखें, हमने 3 साल के पेपर सॉल्व किए हैं, और तीनों साल एक ही चीज कॉमन है, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। अपने जंग आलूदा दिमाग में एक चीज बसा लो, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस। सही है। तो व्हाट इज द फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? मैंने आपको बोला एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस है, तो प्राइस 2020। सही है। अब 20 into 1000, आंसर आ जाएगा 20,000। देयर फोर सी इज माई राइट आंसर। सही है। ये सिर्फ, ये एग्जामिनर तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप में से जो हजरात को रिकॉर्डिंग 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 कर रहे थे, वो रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा, मैं आज ही अपलोड करके आप लोगों को दे दूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत निश्ता उड़ा। आ जाए। A competitive industry becomes a monopoly. What is the most likely advantage for consumers? कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेज हो? मोनोपोली तो बोलेगी मैं छतें फाड़ दूंगी, इतनी महंगे प्रोडक्ट बेचूंगी। लेकिन मोनोपोली के कुछ फायदे क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़ी फर्म होती है। सही है। एंड मैंने बोला, और ये आंसर में आ गया, बी। सही है। वो कट गया है, लेकिन खैर हो गई। लेट्स लुक एट अदर ऑप्शंस। चॉइस विल इंक्रीज। अबे भाई क्या हो गया? चॉइस तो कम हो जाएगी। मोर गुड्स में बी प्रोड्यूस्ड। अब ये देखें, कभी कभी बच्चा बोलता है सर मुझे दो आंसर एक जैसे लग रहे हैं, वो दो आंसर ए और सी है। कंज्यूमर चॉइस में इंक्रीज, मोर गुड्स में भी प्रोड्यूस, दोनों एक ही चीज है, तकरीबन तकरीबन सेम है। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो जब भी आप कंफ्यूज होते हो, तो एक बात ध्यान में रखना, आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था।
प्राइसेस में बी सेट बाय मार्केट फोर्सेस, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, मार्केट फोर्सेस थोड़ी रखेगी। सही है, क्यों? क्योंकि मोनोपोली, मोनोपोली बोल लिया मैं बादशाह, मैं अकेला बेचने वाला, तो कौन होता है मुझे रोकने वाला? कोई भी नहीं होता। सही है। व्हाट विल कॉज रियल जीडीपी टू राइज इन अ कंट्री? अब देख लेते हैं ऑप्शंस। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? सही है, नॉमिनल का मतलब नॉर्मल जो जीडीपी है। सही है, नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो चारों में नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी राइजिंग एट अ फास्टर रेट देन इन्फ्लेशन। सही है। मिसाल के तौर पे, अगर मेरी जीडीपी बढ़ रही है 10% से, और मेरी इन्फ्लेशन है, लेट से 5-6%, इसको 6% कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या? अगर मैं इसको अगर मैं इसको रियल टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी जीडीपी 4% से बढ़ जाएगी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। सही है, क्योंकि जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज रियल जीडीपी। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है 10% से और इन्फ्लेशन हो रहा है 6%, तो ओवरऑल अगर मैं 6% कम कर दूंगा तो मेरी जीडीपी बढ़ जाएगी 4% से। दैट विल कॉज द रियल जीडीपी फॉर अ कंट्री टू राइज। क्या तो बात समझ में आ गई? सही है। तो 17 का आंसर बी है। 18, व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल मनी इन द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में। सही है, कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है? तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं, टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, नहीं फॉरेन करेंसी नहीं आती। टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, यस दिस इज द राइट आंसर। टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, गलत। सर क्यों? क्यों? भाई कभी कभी बैंक इशू कर देती है 1,000 रुपए का नोट, वो फट जाता है, हम वापसी कर देते हैं, बैंक वो एक्सेप्ट कर लेती है, वो अपने पास रख लेती है, फिर नया इशू कर देती है। तो इसका मतलब क्या है? जितने इशू किए हैं वो तो बहुत ज्यादा होंगे। बहुत सारे नोट तो गवर्नमेंट ने वापसी भी ले लिए क्योंकि वो खराब हो चुके हैं। एक और मिसाल आसान तरीके से, आप जब बहुत छोटे थे, छोटी चड्डी पहन के बड़ी शरारत करते थे, 5 रुपए का नोट आता था। सही है, तो वो नोट इशू हुआ है, आज चलता है नहीं, तो क्या वो मनी सप्लाई है? नहीं। सही है, इस वजह से सारे इशूड, मनी इज नॉट मनी सप्लाई। टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी विद इन कमर्शियल बैंक्स, ये भी नहीं हो सकता। बी इज द राइट आंसर। ओके, which macroeconomic policy is most likely to achieve economic growth and price stability at the same time? सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और प्राइस स्टेबिलिटी भी हो सेम टाइम। हमेशा याद रखें, ये सप्लाई साइड पॉलिसी का गेम है। There are no objectives that will conflict when we are using supply side policies. What is the definition of economic growth? एक और खूबसूरत सवाल। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? कि मुल्क में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? आउटपुट। तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन आउटपुट, दिस बेसिकली मींस कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सही। प्राइस लेवल की अगर मैं बात करूं, प्राइसेस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। डिमांड का ताल्लुक होता है, लेकिन दैट डज नॉट डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्रीज इन वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स एंड रेंट ओवर टाइम, नॉट लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट डेफिनेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आ जाए, व्हाट कॉजेस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इन अ रिसेशन? तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमने क्या पढ़ा है? जब भी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए भाई? फॉल हो जाए। सही है, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड फॉल हो गई, पहले तो आप ये देखें परमानेंट तो नहीं हो सकता, तो ए और सी तो नहीं, ए और बी तो नहीं हो सकता, हमेशा टेम्परेरी डिक्रीज होगा। सही है, तो टेम्परेरी डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल हो गई। तो अगर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉल हो रही है,
तो इसका मतलब है कि डिमांड फॉर लेबर भी फॉल हो रही है। सही है। हमने क्या पढ़ा था, डिमांड ऑफ लेबर इज अ डेराइव डिमांड। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम है तो लेबर की भी डिमांड कम हो। सी इज द राइट आंसर। And the table shows the government expenditure and revenue in selected years. What might explain the changes in the government budget over the period? ईयर वन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स सेम है, तो मेरा बजट बैलेंस्ड है, यानी मेरा आंसर जीरो आ रहा है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया और टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, तो मेरा 200 का डेफिसिट हो गया। मैं कमा कम रहा हूं, उड़ा ज्यादा रहा हूं। फिर मैं कमा कम रहा हूं और उड़ा और ज्यादा रहा हूं, तो मेरा डेफिसिट $400 का हो गया है, $400 बिलियन का। तो इससे होगा क्या? What might explain these changes over the period? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही है और टैक्स रेवेन्यू कम आ रहा है? अ फॉल इन डिपेंडेंसी, नहीं भाई, डिपेंडेंसी फॉल होगी, इसका मतलब है लोग कमा रहे हैं, तो लोग कमाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। फॉल इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट अगर फॉल होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। इंक्रीज इन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यस दिस इज द राइट आंसर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड टैक्स रेवेन्यू कम होगा क्योंकि पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड। सो सी इज द राइट आंसर। 22 एमसीक्यूज, 8 मोर एमसीक्यूज टू गो। सही है। अब आप मेरी कुछ इंस्ट्रक्शन सुन लें, बिकॉज ये 8 एमसीक्यूज आप खुद करेंगे। पेपर की तैयारी किस तरीके से होगी? You need to solve at least 10 papers consecutively. It takes hardly 40 minutes to solve a paper, लेकिन सॉल्व करो उसी तरीके से जिस तरीके से बताया है, काम चोरी नहीं करनी। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, जिस एमसीक्यू में इशू हो पिक्चर लो, ग्रुप पे सेंड करो, ग्रुप पे बोलो सर आंसर ये है, बच्चों को बताओ आंसर ये है, मुझे नहीं आ रहा समझ में। तो कोई भी बच्चा आपकी हेल्प कर देगा जिसने प्रैक्टिस की है, जिसको समझ में आ गया, वरना मैं भी हेल्प कर दूंगा। डिपेंडिंग ऑन मैं देखा नहीं देखा ये सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो आप अपने ग्रुप पे पोस्ट करें ताकि जो लोग पढ़ नहीं रहे वो भी वो एमसीक्यू देख ले, कुछ तो दिमाग में जाएगा उनके। ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप को एक्टिव रखें। सही है। पेपर दे के आए, बेहतरीन पेपर होगा। एमसीक्यूज का पेपर बहुत आसान होता है। आप लोगों ने टारगेट बनाना है 30 मार्क्स उठाने। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं एमसीक्यूज किस तरीके से करता और मैं किस तरीके से करता था। मैं एसीसीए के पेपर देता था, वहां पे 1 2 3 4 इस तरीके से एमसीक्यूज को मैं सॉल्व करता था। जिस एमसीक्यू पे मुझे डाउट होता था ना, मैं वहां पे स्टेरिक बनाता था और मैं उसको रीचेक करता था। यू कैन यूज द सेम स्ट्रैटेजी। उसकी वजह से पता है क्या हुआ? जितने भी सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एसीसीए में बिलाल बशीर ने दिए हैं, मैंने हमेशा 90+ मार्क्स स्कोर किए हैं। एमसीक्यू सॉल्व करना कभी कभी कॉमन सेंस भी होता है। मैं बहुत पहले ड्राइविंग टेस्ट के लिए गया था। अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए मैंने बोला कि गाड़ी चला के दिखा देंगे, फास्ट एंड द फ्यूरियस, विन डीजल जैसा तो है आपका भाई, तो वो तो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन उन लोगों ने कंप्यूटर टेस्ट पे बिठा दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई कितने किलोमीटर पे, यानी कितने पहले आप साइन से पहले क्या स्पीड होनी चाहिए, इस तरीके की बातें पूछ रहा है ना। और गली से आप गुजरोगे तो क्या स्पीड, इस तरीके की बात है। अब मैंने बोला यार ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई थी? तो उसने बोला भाई आपको किताब खरीदने का बोला होगा हमने, तो आपने खरीदी होगी, तो आपने खरीदी तो आपने पढ़ के आना था इस टेस्ट के लिए। मैंने बोला भाई मैं तो पढ़ के नहीं आया। अब मेरे साथ एक टीचर था, सही है, वो जो सब्जेक्ट पढ़ाता था उसमें उसमें एमसीक्यूज नहीं होते थे। उसने टेस्ट दिया, 70% मार्क्स, 80% टू पास। आपके भाई ने टेस्ट दिया, आता कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल किया, एलिमिनेशन की, 85% टेस्ट पास। सही है। तो बताने का मकसद क्या है कि एमसीक्यूज का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपको सब आता। कभी कभी आपने एलिमिनेट करके तुक्के भी मारने होते हैं।
सही है। तो दिस इज इट फ्रॉम बिलाल बशीर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन विद मी। पूरा हमने एक साल पढ़ा है, बहुत मेहनत की है। सही है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगले साल फिर मुलाकात होगी। आप लोग पेपर के बाद भी मिलते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो मिल भी नहीं सकते। हमेशा मेरे दरवाजे खुले हैं, मिलने आइएगा। सही है। इंशाल्लाह इसी मोहब्बत से हम क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।